For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हमारी एक डेफिनेशन थी टर्म लिस्टेड कंपनी की, आज की काफी इंपॉर्टेंट ये अमेंडमेंट है। तो लॉ मेकर ने आज लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में कर दिए हैं चेंजेस। तो अगर आप अपनी मेन बुक ओपन कर लेंगे तो आपकी मेन बुक में सेक्शन 2 में आपको डेफिनेशन मिलेगी ऑफ द टर्म लिस्टेड कंपनी। तो पहले एक बार पुरानी वाली डेफिनेशन याद कर लेते हैं, फिर नहीं पर आएंगे। तो पुरानी वाली लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन क्या कहती थी भाई? पुरानी वाली डेफिनेशन कहती थी लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर किसी भी कंपनी ने अपनी कोई भी सिक्योरिटी किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करा रखी है, हम उसे लिस्टेड कंपनी मान लिया करते थे। अब यहां पर आप एक काम करना, यहां पे छोटा सा स्टार लगा के या हैशटैग लगा के आप लिख लेना अमेंडमेंट, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पर ध्यान रहे कि इस टॉपिक में थोड़ी सी आई हैं अमेंडमेंट्स। चलिए, तो पुरानी डेफिनेशन तो क्या कहती थी भाई? किसी भी कंपनी की अगर कोई भी सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है वो बन जाएगी लिस्टेड कंपनी। पर अब यहां ये अमेंडमेंट, अमेंडमेंट क्या है भाई? इस सेक्शन 2 क्लॉज 52 में एक प्रोवाइजो कर दिया गया है इंसर्ट, एंड वो प्रोवाइजो क्या कह रहा है? प्रोवाइजो कह रहा है जी, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ कंपनीज व्हिच हैव लिस्टेड और इंटेंड टू लिस्ट such class of securities as may be prescribed in consultation with SEBI shall not be considered as listed companies। तो डेफिनेशन तो आज भी वही है कि जी किसी भी कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी अगर लिस्टेड है तो वो लिस्टेड कंपनी है। पर फिर एक प्रोवाइजो आया, प्रोवाइजो ने क्या कहा? प्रोवाइजो ने कहा जी आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दे रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी से कंसल्ट करने के बाद कुछ ऐसी कंपनीज को प्रिस्क्राइब कर सकता है कि अगर उन कंपनीज ने अपनी कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटी वहां पर लिस्ट करी है तो हम उसे लिस्टेड कंपनी मानेंगे ही नहीं। तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के जरिए कुछ कंपनीज को लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन से ही बाहर कर सकता है। सर इसका इंपैक्ट क्या होगा? अभी बड़ा ब्रॉडली बताऊंगा, बाकी डिटेल में हम समझेंगे कि पूरे कंपनीज एक्ट की जो जो बातें एक लिस्टेड कंपनी पर लगती होंगी वो सारी बातें आज शायद इन कंपनीज के लिए हो जाएंगी एक्सेप्ट। तो लॉ मेकर ने कुछ कंपनीज को लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन से कर दिया है बाहर, वो पावर दे दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ये पावर का इस्तेमाल कैसे करेगी? बाय मेकिंग रूल्स। एंड सवाल उठा सर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके रूल्स बनाए? द आंसर इज यस। तो हमारे जो चैप्टर 1 के रूल्स हैं उनका नाम क्या है? स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स। तो आज उसके अंदर एक नया सब रूल 2A इंसर्ट किया गया, और ये जो सब रूल 2A यहां पर आया है ये किसके लिए आया है? ये आया ही इस लिस्टेड कंपनी के लिए है। और यहां पर क्या कहा गया जी? कंपनीज नॉट कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनीज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां रूल्स बना करके इस वाले रूल में आपको 3 पॉइंट दिए हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है जी कि ये वाली कंपनी, ये वाली कंपनी और ये वाली कंपनी, इन 3 टाइप की कंपनीज को हम लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन से कर रहे हैं बाहर। तो पहले तो इन अमेंडमेंट्स का मीनिंग और इंपैक्ट समझते हैं, फिर इसको यहां से रीड करेंगे। ठीक, तो पहले मैं आपको इसका मीनिंग और इंपैक्ट बता रहा हूं, देन वी विल बी रीडिंग इट फ्रॉम द नोट्स। चलिए, तो जी अगर हम पुरानी और नई बातों को सारा मिक्सअप करके पढ़े तो ध्यान से मेरी बातें सुनना। तो पहले लॉ क्या कहता था? पहले लॉ कहता था जी कोई भी कंपनी अगर अपनी कोई भी सिक्योरिटी, एनी सिक्योरिटी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर अगर लिस्ट करवाती है तो वो लिस्टेड कंपनी कहला जाएगी। तो पहले तो ये डेफिनेशन बड़ी वाइड थी। अब सर यहां पर एक बात समझ में आती है, एनी कंपनी का मतलब क्या है? कि इस कंपनी में पब्लिक प्राइवेट दोनों कवर थी, कि जी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी अगर इनमें से कोई भी कंपनी अपनी कोई भी सिक्योरिटी करवा रही है लिस्ट। दूसरा मीनिंग यहां पे आता था सर टर्म सिक्योरिटी का। अब जो टर्म सिक्योरिटी है वो वैसे तो आपके सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में डिफाइंड है, एंड वहां पे एक बड़ी वाइड डेफिनेशन दी गई है, पर उस वाइड डेफिनेशन का अभी हमारे लिए यूज नहीं है। अगर मैं टर्म सिक्योरिटी को ब्रेक करूं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम टर्म सिक्योरिटी को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज, जब भी हम सिक्योरिटी बोलते हैं तो जितनी भी हमने अंडरस्टैंडिंग समझी थी, हम सिक्योरिटीज को यहां पर 3 कैटेगरी में कर रहे हैं डिवाइड। सिक्योरिटी में एक तो आ रहे हैं हमारे इक्विटी शेयर्स, दूसरे आ रही है हमारी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, दैट इज ऐसी सिक्योरिटीज जो कुछ टाइम के बाद कन्वर्ट हो जाएंगी इनटू इक्विटी शेयर्स। एंड जब मैं कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज बोलता हूं इसमें क्या आ जाएंगे? हमारे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी, कि जी ये कुछ समय के बाद होंगे कन्वर्ट। जब मैं कन्वर्टेबल बोल रहा हूं ध्यान रखना है यहाँ पे कंपल्सरी कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल, एवरी टाइप ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज कवर्ड है। तो या तो एक सिक्योरिटी होगी इक्विटी शेयर, या वो होगी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर या कन्वर्टेबल डिबेंचर, या वो सिक्योरिटी होगी हमारी नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। दैट इज ऐसे प्रेफरेंस शेयर और ऐसे डिबेंचर जो रिडीम होंगे, जिनका पैसा लौटा दिया जाएगा, उनको शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा।
तो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इजीनेस के लिए मैं क्या कह रहा हूं, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कि जी ये हो जाएंगे रिडीम, एंड लाइकवाइज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो पहले कानून क्या कहता था, पहले कानून कहता था सर अगर कोई भी कंपनी इनमें से कोई भी सिक्योरिटी करवा ले लिस्ट, उसे हम मान लेंगे लिस्टेड कंपनी। पर अब लोग कह रहे नहीं जी, हम इसमें से कुछ कंपनीज को कर रहे हैं एक्सक्लूड। अब एक एक करके इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो जी हम समझते हैं हमारी कंपनीज होती हैं दो टाइप की, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो बात डिस्कस करने जा रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं प्राइवेट कंपनी की। क्या सर प्राइवेट कंपनी पैसा रेज करने के लिए ये पांचों में से कोई भी सिक्योरिटी इशू कर सकती है? द आंसर इज यस। प्राइवेट कंपनी इक्विटी शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, कन्वर्टेबल डिबेंचर, कोई भी सिक्योरिटी इशू कर सकती है। बट प्राइवेट कंपनी क्या इन सिक्योरिटीज का पब्लिक इशू ला सकती है? द आंसर इज नो। हमने क्या सीखा था, प्राइवेट कंपनी को कभी पब्लिक इशू लाना अलाउड ही नहीं होता, वो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में अलाउड ही नहीं है। तो हमने सेक्शन 2 क्लॉज 68 में डेफिनेशन पढ़ी थी, वहां पे क्लॉज 3 क्या कहता था भाई, सब क्लॉज 3 कि प्राइवेट कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू इशू सिक्योरिटीज टू पब्लिक। तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू तो ला ही नहीं सकती, तो ये पब्लिक इशू लाने वाला पॉइंट तो प्राइवेट कंपनी पर एप्लीकेबल है ही नहीं। तो अगर आज प्राइवेट कंपनी इनमें से कोई भी सिक्योरिटी ऑफर करना चाह रही है, प्राइवेट कंपनी को क्या लाना पड़ेगा? प्राइवेट प्लेसमेंट। और ये बात सेक्शन नंबर 23 में भी लिखी हुई है कि प्राइवेट कंपनी आप करिए प्राइवेट प्लेसमेंट। एंड जी प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट किसका कर सकती है? किसी भी सिक्योरिटी का, दैट इज चाहे इक्विटी शेयर का, चाहे कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का, या चाहे नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का। तो इनका प्राइवेट प्लेसमेंट एक प्राइवेट कंपनी को करना अलाउड है। दैट इज प्राइवेट कंपनी चाहे तो आज वो इक्विटी शेयर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, किसी भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, किसी का भी प्राइवेट प्लेसमेंट उसे करना अलाउड है। अब हमने क्लासेस में एक बात सीखी थी सर कि प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट तो करती है, पर क्या उस प्राइवेट कंपनी को लिस्ट होना अलाउड होता है या अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करना अलाउड होता है? तो हमने एक चीज क्या सीखी थी, लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट कब आती है? जब कंपनी पब्लिक इशू ला रही है। तो प्राइवेट कंपनी आप पब्लिक इशू ला ही नहीं रहे तो लिस्टिंग वाली बात आप पर अप्लाई नहीं करेगी। पर सर क्या प्राइवेट कंपनी वॉलंटैरिली अपनी कोई सिक्योरिटी लिस्ट करा सकती थी? बिल्कुल। हमने क्या सीखा था, प्राइवेट कंपनी वॉलंटैरिली चाहे तो अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, दैट इज ये जो सिक्योरिटीज हमने लिखी हुई हैं, इनमें से ये वाली सिक्योरिटी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को वो वॉलंटैरिली करवा सकती है लिस्ट। दैट इज लिस्ट कराना मैंडेटरी तो नहीं होता, पर वॉलंटैरिली लिस्ट करा सकते हैं। सर ऐसा प्राइवेट कंपनीज क्यों करती हैं? तो कई बार प्राइवेट कंपनी ना बैंक्स वगैरह को डिबेंचर इशू करती हैं, तो वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट कंपनी से कहते हैं जी अपने डिबेंचर लिस्ट कराओ। तो सर क्या प्राइवेट कंपनी अपने प्राइवेट प्लेसमेंट वाले नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को लिस्ट करा सकती है? बिल्कुल। सेबी ने उस चीज की इजाजत दे रखी है, सेबी की बकायदा इस चीज के ऊपर एक रेगुलेशन भी है। तो सवाल उठता है सर कि पहले हम क्या सीखते थे, प्राइवेट कंपनी चाहे तो अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लिस्ट करा सकती है। क्या सर प्राइवेट कंपनी अपने प्राइवेटली प्लेस्ड इक्विटी शेयर्स या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इन्हें लिस्ट करा सकती है? तो द आंसर इज नो। इनकी लिस्टिंग की इजाजत सेबी देता ही नहीं है। सर इनकी लिस्टिंग की इजाजत सेबी क्यों नहीं देता है? क्योंकि हमने क्या सीखा था जी, प्राइवेट कंपनी में जो शेयर्स होते हैं उनके ट्रांसफर पर होती है रेस्ट्रिक्शन, और अगर हमने शेयर को लिस्ट करा दिया तो उनके ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन रहेगी नहीं। मोर ओवर अगर हमने उनके शेयर्स को लिस्ट करा दिया और मेंबर्स ने स्टॉक मार्केट पर वो शेयर्स अलग अलग लोगों को बेच दिए, तो इसके नंबर ऑफ मेंबर 200 से टप जाएंगे। इसलिए सेबी एक प्राइवेट कंपनी को अपने प्राइवेटली प्लेस्ड इक्विटी शेयर, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर लिस्ट करने की इजाजत देता ही नहीं है। तो ये तो कभी लिस्ट होंगे ही नहीं। इसमें आपके इक्विटी शेयर्स भी आ रहे हैं, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर भी आ रहे हैं, एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर भी आ रहे हैं। इनको आप लिस्ट नहीं करा सकते। सर कन्वर्टेबल डिबेंचर क्यों नहीं लिस्ट करा सकते? क्योंकि फ्यूचर में वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो सेबी ने बस क्या कहा है, प्राइवेट कंपनी तुम चाहो तो तुम अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर हमारे यहां पर आकर लिस्ट करवा सकते हो। तो एक सवाल उठता था सर, अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लिस्ट करवाए हैं तो क्या हम उसे लिस्टेड कंपनी मानेंगे? तो जी पहले माना करते थे। पुराना लॉ क्या कहता था? बिल्कुल जी आप लिस्टेड कंपनी हो जाओगे। पर अब नया लॉ आया भी और एक अमेंडमेंट आई, और अमेंडमेंट ने क्या कहा, प्राइवेट कंपनी हम आपको अनलिस्टेड ही मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट। तो इवन दो आप अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लिस्ट करवा रहे हो, आपकी सिक्योरिटी लिस्ट हो रही है, पर कंपनीज एक्ट के पर्पस के लिए अब हम आपको मान लेंगे अनलिस्टेड कंपनी। इसका इंपैक्ट क्या होगा? अब अगर पूरे कंपनी लॉ की बात कोई भी लिस्टेड कंपनी पर लग रही है, यह प्राइवेट कंपनी की रिक्वायरमेंट से एग्जम्प्ट है। तो अगर मैं इस पूरे डायग्राम को सम अप कर दूं तो आप चाहो तो ये डायग्राम बाद में नोट भी कर सकते हो कि प्राइवेट कंपनी आप पब्लिक इशू ला ही नहीं सकते, लिस्टिंग के बाद आएगी नहीं। प्राइवेट प्लेसमेंट आप इक्विटी शेयर्स का करो, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस का करो या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, या कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का करो या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस का, लिस्टिंग कराना अलाउड ही नहीं है। तो यहां भी लिस्टिंग की कोई बात आएगी ही नहीं।
पर अगर एक प्राइवेट कंपनी अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जो उसने प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पर इशू किए थे उन्हें लिस्ट कराना चाहती है तो वो लिस्टिंग कराना पॉसिबल है। आप चाहो तो लिस्ट करा सकते हो, और पहले आपको लिस्टेड कंपनी मान लिया जाता था, पर अब आप कंपनीज एक्ट के पर्पस के लिए क्या बन गए हो? अनलिस्टेड कंपनी। और अगर मैं नटशेल में कहूं तो ये अमेंडमेंट क्या कह रही है जी? आज के दिन किसी भी प्राइवेट कंपनी को हम लिस्टेड कंपनी मानेंगे ही नहीं। तो आज के बाद अगर आप इस अमेंडमेंट को नटशेल में पढ़ो तो एक अमेंडमेंट क्या आई है कि आज के बाद किसी भी प्राइवेट कंपनी को हम कंपनीज एक्ट के लिए लिस्टेड कंपनी मान ही नहीं रहे हैं, चाहे उसने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट वाले स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करा रखे हो, कोई दिक्कत नहीं है जी, फिर भी कंपनीज एक्ट के पर्पस के लिए आप क्या कहलाओगे? अनलिस्टेड कंपनी। तो आज के दिन में कोई भी प्राइवेट कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं होगी। एंड में आप बस बेशक इतना ध्यान रखना, ठीक? तो आज के दिन में कोई भी प्राइवेट कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं होगी। ये आई हमारी पहली अमेंडमेंट कि पहले हम प्राइवेट कंपनी जो प्राइवेटली प्लेस्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लिस्ट करती थी, पहले उसे लिस्टेड माना करते थे, आज नहीं मानेंगे। ये हुई पहला इंपैक्ट। अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। सर पब्लिक कंपनी इन पांचों में से, दैट इज इक्विटी शेयर, कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ये जो हमने 5 कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटीज लिखी हैं, इनमें से कोई भी इशू कर सकती है, कोई भी इशू कर सकती है। और पब्लिक कंपनी या सिक्योरिटीज कैसे इशू कर सकती है? सर पब्लिक कंपनी के पास दोनों ऑप्शन है। पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू भी ला सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी ला सकती है। और सर आज भी कानून क्या कह रहा है, नया कानून भी क्या कह रहा है कि पब्लिक कंपनी, अगर आप पब्लिक इशू ला रहे हो किसी भी सिक्योरिटी का, आई माइंड किसी भी सिक्योरिटी का, चाहे इक्विटी शेयर का, चाहे प्रेफरेंस शेयर का, चाहे कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल, किसी भी सिक्योरिटी का अगर आप पब्लिक इशू लाओगे तो आपके लिए एज पर कंपनीज एक्ट लिस्टिंग इज मैंडेटरी। ये बात हमने सेक्शन 40 में पढ़ी थी। और आपके लिए लिस्टिंग मैंडेटरी है, तो आपको पहले भी लिस्टेड कंपनी माना जाता था और आज भी आप लिस्टेड कंपनी माने जाओगे। दैट इज, इस बात में कोई चेंज नहीं आया। तो अगर एक पब्लिक कंपनी किसी भी सिक्योरिटी का, चाहे इक्विटी शेयर, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, किसी भी सिक्योरिटी का अगर पब्लिक इशू ला रही है, पहले भी वो लिस्टेड कंपनी थी, आज के दिन भी वो लिस्टेड कंपनी हो जाएगी। तो लिस्टेड कंपनी या लिस्टेड पब्लिक कंपनी, आप कुछ भी बोल सकते हो। बट सर अगर अब हम बात करें एक पब्लिक कंपनी जो कर रही है प्राइवेट प्लेसमेंट, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट करना तो पब्लिक कंपनी को भी अलाउड है, वो प्राइवेट प्लेसमेंट किस किस चीज का कर सकती है? इक्विटी शेयर्स का, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का एंड नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का। अब सर अगर एक पब्लिक कंपनी इन इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी या नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, तो क्या इन तीनों केसेस में लिस्टिंग मैंडेटरी है? लिस्टिंग मैंडेटरी नहीं है। क्यों मैंडेटरी नहीं है? क्योंकि इसने किया है प्राइवेट प्लेसमेंट। पर सर अगर ये पब्लिक कंपनी इन तीनों टाइप की सिक्योरिटीज को वॉलंटरीली लिस्ट करवाना चाहे तो क्या करा सकती है? द आंसर इज यस। पब्लिक कंपनी आप इनमें से किसी भी सिक्योरिटी को वॉलंटरीली अपनी मर्जी से अगर लिस्ट कराना चाहो तो करा सकते हो। तो जी यहां पे अब कानून क्या कह रहा है कि पब्लिक कंपनी अगर, तो आपने अपने इक्विटी शेयर या कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, दैट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर, जो आपने प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पर इशू किए हैं, आप चाहो तो उसे वॉलंटरीली लिस्ट करा सकते हो। अगर आप उन्हें वॉलंटरीली लिस्ट करा रहे थे, आप पहले भी लिस्टेड कंपनी थे, आज भी लिस्टेड कंपनी, दैट इज, इस बात में भी कोई अमेंडमेंट नहीं है। आप पहले भी लिस्टेड कंपनी थे, आज भी आप लिस्टेड कंपनी हो। बट अगर पब्लिक कंपनी आप प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर अपने सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी को लिस्ट करवा रहे हो, क्या करवाना मैंडेटरी नहीं, फिर भी आप वॉलंटरीली अपने नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को अगर वॉलंटरीली लिस्ट करा रहे हो, तो पहले आपको लिस्टेड कंपनी माना जाता था। पर अब नए लॉ ने क्या कह दिया जी, हम इस वाली पब्लिक कंपनी को क्या मानेंगे? अनलिस्टेड। तो ये आई दूसरी अमेंडमेंट इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म लिस्टेड कंपनी। पहली अमेंडमेंट क्या थी कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लिस्ट करवाया था, जो प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किए गए थे, पहले लिस्टेड हुआ करती थी, आज के दिन में वो लिस्टेड नहीं है। एंड दूसरा चेंज क्या आया कि अगर एक पब्लिक कंपनी अपनी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज जो उसने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर इशू की है, उसे अगर पहले लिस्ट कराती थी तो वो लिस्टेड कंपनी हुआ करती थी, पर आज के दिन में वो अनलिस्टेड कंपनी बन जाएगी। तो दीज टू आर द मेजर चेंजेस जो यहां पर किए गए। तो ध्यान रखना, दीज आर द चेंजेस। और ये दोनों डायग्राम्स आप चाहो तो अपने बुक में, जहां भी आपके पास ब्लैंक स्पेस है, वहां पे बना सकते हो, वरना अपने अमेंडमेंट नोट्स में कहीं पर इसको नोट कर लेना। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके प्लीज ये डायग्राम आप बना लेना प्राइवेट कंपनी वाला, एंड लाइकवाइज ये डायग्राम आप बना लेना पब्लिक कंपनी वाला। तो ये एक बहुत मेजर अमेंडमेंट आई लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में।
तो पहले ये वाली प्राइवेट कंपनी आपके लिस्टेड कंपनी होती थी, आज के दिन में ये बन गई है अनलिस्टेड कंपनी। एंड लाइकवाइज पहले ये वाली पब्लिक कंपनी आपकी होती थी लिस्टेड कंपनी या लिस्टेड पब्लिक कंपनी, आज के दिन में क्या हो गई है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अब ये लिस्टेड नहीं कहलाएगी। एक बार इसको अपने अमेंडमेंट नोट से भी पढ़ते हैं, फिर इसके इंपैक्ट को समझेंगे और एक छोटा सा पॉइंट और कनेक्ट करेंगे। तो जी आ जाते हैं अपने अमेंडमेंट नोट्स पर, और वहां पर क्या क्या गया कि हम कुछ कंपनीज को अब लिस्टेड मानेंगे ही नहीं। तो देखते हैं जी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बात कैसे लिखी। बस सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये बात लिखी ना, तो ये बात लिखते वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ उतना अच्छा नहीं लिखा। दैट इज इस लॉ की ड्राफ्टिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी, तो उन्होंने इसकी ड्राफ्टिंग प्रॉपरली नहीं करी, थोड़ी बहुत एरर्स है, पर फिर भी हमें बात समझ में आ जाएगी। क्या कह रहे हैं जी, ये कह रहे हैं जी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइजो टू सेक्शन 252 ऑफ द एक्ट द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी, जिसमें सबसे पहला हम नाम लिखेंगे प्राइवेट कंपनी का। ठीक, सबसे पहले आप पढ़ेंगे मेरे साथ क्लॉज 2। तो हमने प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल डिस्कस किया। ये क्या कह रहे हैं जी, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है which have listed their non-convertible debt securities on private placement basis on a recognized stock exchange in terms of SEBI issue and listing of debt securities regulation 2008। तो SEBI की ये डिबेंचर्स या डेट सिक्योरिटीज की एक रेगुलेशन है जो एक प्राइवेट कंपनी को अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लिस्ट करने की इजाजत देती है। पहले ये प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हो जाया करती थी, पर आज के दिन में क्या बन गई अनलिस्टेड कंपनी। जो हमने अपने एग्जांपल में सबसे पहला केस डिस्कस किया, ये वाला पॉइंट आपका इस क्लॉज बी से निकल करके आया। ठीक, तो ये वाला पॉइंट जो भी हमने डिस्कस किया ये आपका निकल करके आया है क्लॉज बी से। अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। आज ये क्लॉज ए पर। क्लॉज ए क्या कह रहे हैं भाई, किस कंपनी को हम लिस्टेड नहीं मानेंगे, उन सारी पब्लिक कंपनीज को which have not listed their equity shares on a recognized stock exchange but have listed their non-convertible debt securities issued on private placement basis in terms of SEBI issue and listing of debt securities regulation, या non-convertible redeemable preference share issued on private placement basis in terms of SEBI issue and listing of non-convertible redeemable preference share regulations, या both। तो ये क्या कह रहे हैं भाई, आज के दिन में हम एक ऐसी पब्लिक कंपनी को लिस्टेड नहीं मानेंगे जिसने अपने इक्विटी शेयर्स तो लिस्ट कराए नहीं। यहां पे बस कमी क्या रहेगी, लॉ मेकर को यहां पर लिखना चाहिए था इक्विटी शेयर या कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटी ना लिस्ट कराई हो। दैट इज उसने अपने इक्विटी या कन्वर्टेबल, क्योंकि अगर वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी लिस्ट करा रहा है तो भी तो वो लिस्टेड बन जाएगा। तो यहां पे ये छोटा सा ड्राफ्टिंग एरर है, पर फिर भी हमारा काम चल जाएगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग यहां पर आ गई। पर यहां पर अगर मैं इस क्लॉज की ड्राफ्टिंग की बात करूं तो इस क्लॉज की ड्राफ्टिंग में थोड़े से एरर हैं। ये क्लॉज थोड़ा बेटर हो सकता है, इट कुड हैव बीन बेटरली ड्राफ्टेड, इसको थोड़ा सा बेटर ड्राफ्ट हम कर सकते थे, बट एनीवेज। तो कह रहे हैं जी अगर आज कोई पब्लिक कंपनी है जिसने अपने इक्विटी शेयर या से कन्वर्टेबल सिक्योरिटी वगैरह लिस्ट नहीं करा रखी, और उसने सिर्फ क्या लिस्ट कराया है, या तो अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या अपने नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, पर यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो उसने इश्यू किए हो प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर, तो अगर उसने ये लिस्ट कराया है हम उसे लिस्टेड नहीं मानेंगे। तो माइंड यू एक चीज का ध्यान रखना, अगर एक पब्लिक कंपनी अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर का पब्लिक इशू लाती है तो उसके लिए लिस्टिंग मैंडेटरी और उसको लिस्टेड मान लिया जाएगा। यहां पे सिर्फ किसको हमने एक्सक्लूड किया है, प्राइवेट प्लेसमेंट वाले नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और हमारे डायग्राम से भी ये बात निकल करके आई। डायग्राम में हमने सबसे पहली बात क्या लिखी, पब्लिक कंपनी अगर आप पब्लिक इशू लाओगे किसी भी सिक्योरिटी का तो आप पहले भी लिस्टेड थे, आज भी लिस्टेड हो, इसमें कोई चेंज नहीं आया। पर अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट ला रहे हो इक्विटी शेयर का या कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का और उसे वॉलंटरीली लिस्ट करा रहे हो, पहले भी लिस्टेड थे, आज भी लिस्टेड हो, बस चेंज कहां है कि अगर एक पब्लिक कंपनी अपने प्राइवेट प्लेसमेंट वाले नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या प्रेफरेंस को वॉलंटरीली लिस्ट करा रही है तो पहले वो लिस्टेड नहीं थी, पर पहले वो लिस्टेड थी, पर आज क्या बन जाएगी, अनलिस्टेड कंपनी। तो दीज आर द टू मेजर चेंजेस इन द डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी। सर यहां पे क्लॉज सी भी दिख रहा है, पढ़ लेते हैं जी। क्लॉज सी क्या कह रहा है, क्लॉज सी कह रहा है सर हम उन पब्लिक कंपनीज को भी लिस्टेड नहीं मानेंगे, दैट इज पब्लिक कंपनी विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज जिन्होंने अपने इक्विटी शेयर्स इंडिया में किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं कराए, बट हुज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज इन अ जुरिस्डिक्शन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 23 सबसेक्शन 3। अब सर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा ज्यादा जल्दी लेकर के आ गई, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट हमारा लिंक्ड है, ये लिंक्ड है सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 से। एंड दिक्कत क्या है सर, ये सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 अभी तक नोटिफाई ही नहीं हुआ।
तो यहां पर जो ये सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 की बात आ रही है, ये अभी तक नोटिफाइड नहीं है। दैट इज ये एक अमेंडमेंट एक्ट के जरिए आ तो चुका है, पर ये अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ। तो अगर मैं फिर भी आपको सब सेक्शन 3 की लैंग्वेज दिखाऊं, तो सब सेक्शन 3 कह रहा है, मैं फिर से बता दूं, ये सब सेक्शन 3 हमारा एक्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि ये अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था, पर अभी तक ये एनफोर्स नहीं हुआ है। दैट इज अभी तक ये सेक्शन नोटिफाई नहीं हुआ है। फिर भी ये क्या कह रहा है? तो सर सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 कह रहा है, सच क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज मे इशू such class of securities for the purpose of listing on permitted stock exchanges in permissible foreign jurisdiction or such other jurisdiction as may be prescribed। तो ये अभी तक नोटिफाई तो नहीं हुआ है, तो ये पॉइंट हमारे लिए अभी रेलिवेंट नहीं है, पर ये पॉइंट कहना क्या चाह रहा है? तो सर ये वाला पॉइंट ना, जिस दिन ये सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 आ जाएगा, ये कह रहा है सर जिस दिन मैं आ जाऊंगा उस दिन हमारी सरकार के पास एक पावर आ जाएगी। दैट इज जिस दिन सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 नोटिफाई हो जाएगा, हमारे सरकार के पास पावर आ जाएगी। क्या पावर आ जाएगी? कि हमारी सरकार कुछ ज्यूरिसडिक्शंस करेगी नोटिफाई। ज्यूरिसडिक्शन मतलब दूसरी कंट्रीज, कुछ फॉरेन ज्यूरिसडिक्शंस करेगी नोटिफाई। फॉर एग्जांपल यूएसए, फॉर एग्जांपल यूके, फॉर एग्जांपल कनाडा। हमारी सरकार कुछ ज्यूरिसडिक्शंस करेगी नोटिफाई, और जिन जिन ज्यूरिसडिक्शंस को हमारी सरकार नोटिफाई करेगी, आज इंडिया में पब्लिक कंपनीज को एक ऑप्शन क्या मिल जाएगा कि पब्लिक कंपनीज अपनी प्रिस्क्राइब्ड सिक्योरिटीज डायरेक्टली इन ज्यूरिसडिक्शंस में जाकर के लिस्ट कर सकती है। तो हमारी सरकार को आज एक पावर मिली है, क्या कि आज हमारी सरकार सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 की अपनी पावर का इस्तेमाल करके कुछ कंट्रीज को करेगी नोटिफाई। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी तक ये सेक्शन नहीं आया, अभी तक ये नोटिफाई नहीं हुआ है, पर फ्यूचर में जब नोटिफाई होगा तो सरकार के पास एक पावर आ जाएगी कि वो कुछ ज्यूरिसडिक्शंस करेगी नोटिफाई। एंड जो जो ज्यूरिसडिक्शंस नोटिफाइड है, तो आज अगर एक पब्लिक कंपनी चाह रही है तो से वो सीधा अपना इक्विटी शेयर इन ज्यूरिसडिक्शंस में जाकर के लिस्ट कर सकती है। ये पावर एक पब्लिक कंपनी को मिल जाएगी। क्या सर आज के दिन में पब्लिक कंपनीज के पास ये पावर है? नहीं। आज के दिन में पब्लिक कंपनी को अपने एडीआर जीडीआर लिस्ट कराने पड़ते हैं। दैट इज बाहर वाली कंट्री में अपने एडीआर जीडीआर इशू करने पड़ते हैं। पर हमारी सरकार कह रही है सर हम लिबरलाइजेशन को ओपन करेंगे, हम इंडिया वाली पब्लिक कंपनी को शायद अलाउ कर देंगे कि आप डायरेक्टली अपने इक्विटी शेयर उन फॉरेन ज्यूरिसडिक्शंस में जाकर लिस्ट कर दो। तो सर एक सवाल उठेगा, अगर ये पब्लिक इंडिया के किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, पर सरकार के उन ज्यूरिसडिक्शंस को नोटिफाई करने के बाद अपने शेयर्स को वहां पर लिस्ट करा ले, तो इंडिया के पर्पस के लिए मैं इसको लिस्टेड कंपनी मानूंगा या नहीं मानूंगा? तो यह बात इस अमेंडमेंट ने कर दी क्लैरिफाई कि आप उन्हें लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। तो अगर कोई पब्लिक कंपनी है जिसने अपने इक्विटी शेयर इंडिया की रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में तो लिस्ट कराए नहीं, पर वो अपने इक्विटी शेयर किसी फॉरेन नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शन में जाकर लिस्ट करा लेगी, तो हमारे कंपनीज एक्ट के पर्पस के लिए हम उसे लिस्टेड कंपनी एटलीस्ट नहीं मानेंगे। ठीक, बाकी ये वाला पॉइंट जो है अभी तक फोर्स में नहीं आया, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिव बेसिस पर यहां पर इसको कवर कर दिया है। तो दीज आर द डिफरेंसेस या दीज आर द अमेंडमेंट्स इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म लिस्टेड कंपनी। काफी सिग्निफिकेंट ये चेंजेस है। लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन पहले बहुत ज्यादा वाइड थी, पर अब उसको नैरो कर दिया गया है। कुछ कंपनीज को लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया है। अब सवाल उठता है सर इस बात का इंपैक्ट कहां पड़ेगा? तो बच्चों मैं चाहूं तो मैं सारे कंपनी लॉ के वो सेक्शन लिस्ट कर सकता हूं जहां पर इनका इंपैक्ट पड़ेगा, पर इस चीज का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो चीज आप धीरे धीरे खुद से अंडरस्टैंडिंग करके समझ जाओगे। बट फिर भी कुछ एग्जांपल्स के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो हमने कंपनीज एक्ट में जो जो बातें किसी लिस्टेड कंपनी या लिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए पड़ी थी, वो बातें अब पलट जाएंगी। मतलब सर देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑडिट के चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी भाई? कि एक सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 आता था विच डील्स विद रोटेशन ऑफ द ऑडिटर। और वो क्या कहता था भाई? रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट एक तो लगेगा हर लिस्टेड कंपनी पर, और एक वो लगेगा इन वाली कंपनीज पर। तो पहले यहां पर क्या मीनिंग आता था कि हर लिस्टेड कंपनी को कुछ टाइम के बाद अपने ऑडिटर्स को रोटेट करना रहता था। तो पहले यहां पर वो वाली प्राइवेट कंपनीज भी कवर्ड थी जिनके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लिस्टेड थे, या यहां पर पहले वो वाली पब्लिक कंपनीज भी कवर्ड थी जिनके सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी प्राइवेट प्लेसमेंट वाले लिस्टेड थे। पर अब वो यहां से हो गई एक्सक्लूड। मतलब आज अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जो इधर फॉल नहीं कर रही और उसने अपने सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को लिस्ट करा रखा है, तो क्या अब उस पर रोटेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा? द आंसर इज नो। तो इस टाइप से पूरे कंपनीज एक्ट में अगर कोई बात किसी लिस्टेड कंपनी के लिए लिखी गई थी,
आज उस बात का दायरा चेंज हो गया है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया सेक्शन 139 का, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल आपका इंटरनल ऑडिट का सेक्शन था, वो भी एक लिस्टेड कंपनी पर लगता था। तो जहां जहां पूरे कंपनीज एक्ट में आपने कहीं पर भी अगर लिस्टेड कंपनी की बात पड़ी है, अब उसका बस मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो गया, वहां पे आप कुछ कंपनीज को कर देंगे एक्सक्लूड। एंड लाइकवाइज एक सेक्शन में आपको और दिखा देता हूं, आपने जनरल मीटिंग के सेक्शन में या चैप्टर में एक सेक्शन पढ़ा था, वो वाला मैं और जरूर यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा। तो भी हमने जनरल मीटिंग के चैप्टर में एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 121, जो बात करता था हमारी रिपोर्ट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग। उसका एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये वाला सेक्शन पहले किस पर लगता था, तो सर ये वाला सेक्शन लगा करता था हमारा लिस्टेड पब्लिक कंपनीज पर। दैट इज ये सेक्शन कभी प्राइवेट कंपनी पर लगता ही नहीं था, चाहे प्राइवेट कंपनी लिस्टेड होती है अनलिस्टेड, उससे फर्क ही नहीं था। ये सेक्शन लगता था सिर्फ एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी पर आज के बाद ये सेक्शन सिर्फ कौन सी लिस्टेड पब्लिक कंपनीज पर लगेगा, उन वाली पब्लिक कंपनीज पर या तो जो पब्लिक इशू लाई थी या जिन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस वाले इक्विटी शेयर या कन्वर्टेबल सिक्योरिटी को लिस्ट कराया। मतलब आज अगर कोई पब्लिक कंपनी है जिसने अपने प्राइवेट प्लेसमेंट वाले नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी को लिस्ट कराया है, तो अब वो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन से ही बाहर है। तो इसका क्या मीनिंग है, वो लिस्टेड पब्लिक कंपनी की ही डेफिनेशन से बाहर है, उस पर ये पॉइंट अप्लाई नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है, जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन चेंज होने का इंपैक्ट पूरे कंपनीज एक्ट में अलग अलग जगह पर आ जाएगा। दैट इज पूरे कंपनीज एक्ट की जो जो बातें किसी लिस्टेड कंपनी या लिस्टेड पब्लिक कंपनी पर लग रही थी, अब उसका दायरा बदल जाएगा। तो बस वो ध्यान रखना। बाकी दिस इज ऑल अबाउट दिस चेंज।